हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। जैसा कि ग्रुप डी 2000 आपके 18 से लेकर के आपको 22 तक जो करेंटली आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, इन सभी को आपको पहले लगाना है। उसके बाद नए सेट पैटर्न पर आधारित हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो देखिए, आपका पिछला क्लास जो है, आपका एक क्लास आपको ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग पिछला क्लास को लगाएंगे, जिसमें कि मैंने आपको 3 शिफ्ट को कवर कराया था। और आज के इस क्लास में हम लोग क्लास नंबर 2 को कवर करेंगे और इसमें भी हम लोग जो है 3 शिफ्ट को कवर करेंगे एक ही क्लास में। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न हमारा पूछा है कि 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ये दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं। तो सिंपल सा आपका देखिए फॉर्मूला की अगर बात करें तो किसी भी वस्तु को ऊपर से गिराई जा रही है तो आपको पूछा जा रहा है चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। इसके लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दूरी पूछा है या फिर इसको हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। तो देखिए आपका h इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा g अपॉन आपका 2 इंटू आपका 2n-1 इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग लगाते हैं तो g का वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 दिया गया है, 10 अपॉन आपका 2 और देखिए 2 इंटू एन। अब देखिए n की अगर बात करें तो n यहाँ पर आपको दिया गया है चौथे सेकंड में, तो यही आपका 2s या 2n इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइनस आपका 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, तो यानी कि आपका 10/2 गुना आपका 7 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 से 5 बार में, 7 पचे आपका 35। ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा गया है। हेलोजन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वे सभी आपके तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स आता है, ये आपके 17वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बात करें हम लोग 18वें समूह का, तो इसे देखिए जीरो वर्ग भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शून्य समूह के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके 18वें समूह को जाना जाता है। और दोस्तों बात करें हम लोग तो वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसे दोस्तों कहा जाता है ऑकिरी गैस। और इन सभी को आवर्त सारणी के 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, वो कौन सा तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी आपका है। केवल हीलियम को छोड़ करके ये सभी ऐसे आपके तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये सभी आपके ऑकिरी गैस कहलाते हैं। ऑकिरी गैस की टोटल संख्या कितनी है? तो ये आपका 6 है। जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी को कहाँ पर रखा गया है? तो 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों और तनों पत्तियों में अलग नहीं होता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा है, जिसे जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। रिपीट किया गया क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ है, इसका मैं डेट आप सभी लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि डेट को लेकर के भी काफ़ी सारे छात्र जो है कमेंट कर देते हैं। तो देखिए 18/9/2018 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी कि 18/9/2018 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का है। पुनः हम लोग जो है देखेंगे नून शिफ्ट का, और फिर हम लोग जो है इवनिंग शिफ्ट को साथ ही साथ देखेंगे, यानी कि 3 शिफ्ट कवर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। तो जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, और जिसमें गर्मी का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया होगा तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। निष्क्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें दोस्तों आपका भरा जाता है नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, और देखिए टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये आपका 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि 2 प्रतिरोध 10 ओम और अन्य प्रतिरोध 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होगा। श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो 20 और 10 आपका 30, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस हमारा हो गया 30। हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आपका IR। वोल्ट ऑलरेडी हमें दिया गया है 6, हमें निकालना है धारा का मान।
आर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर आपका 30, कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 6×5 आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 1/5 आएगा। इसको निकालिएगा तो 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जितने भी आपका प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर के 22 तक आपका पूछा गया है, इसको कंप्लीटली आप सभी लोग बेहतर तरीका से आप लगा पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होगा। बताइए तो आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए पीएच एक स्केल होता है जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था। बीच में 7 लीजिए, यहाँ पर 0 और इधर आपका 14। तो देखिए पीएच मान जितना कम होगा इसका जो H+ आयन की सांद्रता है उतना ज़्यादा वृद्धि होगा, और पीएच मान जितना अधिक होगा, जितना ये क्षारीयता की ओर बढ़ेगा, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। तो आपको बताना है कि इसमें आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये पूछा जा रहा है कि उच्चतम होगा मैक्सिमम होगा। तो जिसका देखिए पीएच मान सबसे कम होगा उसमें आपका उच्चतम होगा, यानी कि आपका 2.4 वाला करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों श्रवणीय यानी जिसको सुना नहीं जा सकता है, इसके नीचे के ध्वनि तरंगों को कहा जाता है एम्फ्रासोनिक, जो कि आपका 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है, जिसे कि कुत्ता सुन सकता है। मनुष्य के लिए जो श्रव्यता सीमा है ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो बीच की ध्वनि होता है इसे मनुष्य आपका सुन सकता है। तो 20,000 से जो कम की ध्वनि को होता है इसे हम लोग कहते हैं एम्फ्रासोनिक कहते हैं। ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है। लचीला और कोमल आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा, जो कि लचीला और कोमल होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी करेक्ट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डैश है। देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल से आपका साइंस पूछा गया है। अगर अच्छी तरीका से अभी से आप लोग टाइम देंगे तो 25 में आप 25 इसमें अटेम्प्ट ले सकते हो। अगला कहा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डैश होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। एक होता है CaO, इसे अनबुझा चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। 1/6 गुना होता है। डायरेक्ट आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। अच्छा, क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जो क्या जल से कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता को सोख करके तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग क्रिस्टलीकरण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बेकिंग सोडा है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर सी के साथ आपका चला जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अब देखिए आपको दिया गया है जिप्सम। फ्रेंड्स याद रखना है जिप्सम आपको पूछा जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू आपका 2H2O होता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है। तो ये सभी पॉइंट आपको जो है याद रखना है। कॉपर सल्फेट Cu आपका SO4 होता है, जिसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा जिसे धोने वाला सोडा कहा जाता है, फॉर्मूला Na2CO3 इंटू आपका 10H2O होता है, इसे हम लोग धोने वाला सोडा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि O2 का उपयोग करके पायरुविक का विभाजन डैश में होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया, सी करेक्ट है। 120 वोल्ट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें सिंपली सभी को गुना कर लो। देखिए 120 गुना आपको 8 घंटे तक आपको जलाया जाता है और प्रतिदिन, और सिंपली नीचे क्या करना है 1000 से डिवाइड कर लेना है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसका देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
0 आपका 96 यूनिट आपका निकल के आएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, इसे दोस्तों कहा जाता है सिरका। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिरका का कई बार तो आपके फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे सिरका का जो फॉर्मूला होता है HCOO आपका H होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कम गति का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन विडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है। तो देखिए मुकुलन के द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है, बी करेक्ट है। वह बिंदु जहां पर एक बिंदु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसे दोस्तों कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण को जी से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखेंगे। वही छोटी जी की अगर बात करेंगे तो इसका आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जाइलम। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था मोस्टली। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये दोस्तों याद रखना है, परमाणु जो है संख्याओं के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव ला सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन है जो युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव ला सकता है, तो टेस्टोस्टेरोन फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है या झुकता है। पानी से गिलास तक जाती है या झुकता है, सामान्य की और धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो है आपका करेक्ट है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला देखिए मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, खान जीएस रिसर्च सेंटर का जो कम्प्लीटली आपका मटेरियल्स है और इसका जो वीडियो क्लासेस है जो कि अभी आपका लॉन्च किया गया है, 600 आपका 99 का बैच है। ये मात्र अगर आप सभी लोगों को 99 में पूरा अगर आपको बैच चाहिए होगा तो आप सभी लोग इस नंबर पे, जो कि आपका बैच यहाँ पर देख पाएंगे, इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। मात्र 99 में ये सारा बैच आपको अवेलेबल आपको कराए जा रहे हैं। वीडियो क्लासेस प्लस आपका A to Z जो भी मटेरियल्स है ये कम्प्लीटली आपको सिस्टमेटिक तरीका से आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेना। पेमेंट के बाद आपको डायरेक्टली ज्वाइन कर ली जाएगी। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। क्लियर है, तुरंत आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जितना भी आपका मटेरियल्स है प्लस आपका लेटेस्ट बुक है, ये सारा कुछ A to Z इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। साथ ही साथ SK झा संस्थान का भी कंप्लीटली मिलेगा, द प्लेटफॉर्म का A to Z, मतलब आपको आवश्यकता से अधिक यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड आपको की जा रही है। तो नंबर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए 7050513705 पर। इतना में ही आपको टोटल चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है और वैलिडिटी अभी से इसका एग्जाम तक रहेगा। यहाँ पर जो वैलिडिटी आपको लिखा हुआ है 4 से 5 मंथ, ये देखिए अगर आप ऑफिशियली जाते हैं तो आपको 4 से 5 मंथ का मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके, जो मैंने नोट डाउन कराया है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल जो है अभी से एग्जाम तक के लिए आप वैलिडिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो बताइए कौन था जिन्होंने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो ये दोस्तों आपके ग्रेगर जॉन मेंडल था, बी ऑप्शन आपका सही है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। तो ये आपका करता है अभिकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो केंद्र की ओर लगता है। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर हम मूत्र जो है इसको हम लोग संचयन कर सकते हैं या इसे हम लोग उत्तेजित कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। जैसे कि दोस्तों बात करें हम लोग जौक, तो ये आपका आता है एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत। जैसे आपका केचुआ है, नेरिस है, जौक है,
तो ये सभी आपके आते हैं एनेलिडा के अंतर्गत। लेकिन ये दोस्तों आपको दिया गया एस्केरिस, ये आपका नहीं आता है एनेलिडा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, जैसे कि केंसुआ है, नेरिस है, जोक, ये सभी एनेलिडा से संबंधित होता है, जबकि जो आपका एस्केरिस है ये दोस्तों आपका एनेलिडा से संबंधित नहीं है। ये किससे है? तो ये आपका एस्केरिलेमेंथिस से आपका संबंधित होता है। ध्यान रखना, ये आपका एस्केरिलेमेंथिस से संबंधित होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। पूछा जा रहा है कि दो फोकस दूरियों वाले उत्तल लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। अच्छा, पूछा जा रहा है कि डबल फोकस वाले जो लेंस होता है आपका उत्तल लेंस, ये कैसे व्यक्ति को दिया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका दिया जाएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के व्यक्ति को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि वाले जो दोष वाले व्यक्ति होते हैं, इसमें देखिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस इसको दिया जाता है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जो दूर दृष्टि वाले दोष है या और निकट दृष्टि वाले दोष है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से अगर बात करें तो दो फोकल लेंस वाले जो है प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स कहने का ये कि जो अवतल लेंस वाले होते हैं ये किस में दिया जाएगा? तो मायोपिया में दिया जाएगा। और जो उत्तल लेंस वाले व्यक्ति हैं, जो उत्तल लेंस जो है ये आपका दिया जाएगा हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए। तो इन दोनों में दोस्तों आपका डबल फोकस होता है। कैसे होता है? तो इस प्रकार से आपका F1 होगा और यहाँ पर आपका 2F1 होगा, यहाँ पर F2 होगा और यहाँ पर आपका 2F2 होगा। तो इस प्रकार से लेंस में दो फोकस पाई जाती है। अब बात करें तो आपका जो अवतल लेंस होता है इसमें जो फोकस दूरी होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। और जबकि हम बात कर ले उत्तल लेंस का, तो इसमें जो फोकस दूरी होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उचित विकल्प का चयन करें। बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। पॉइंट को यहाँ से हटा करके आप लोग इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना, तो 5 जीरो आ जाएगा आपका। यहाँ से 1 जीरो आपका खत्म होगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 36 पे 5 जीरो काउंट कर लो। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क? पारा का दोस्तों अयस्क होता है Hg, जिसे सिनेवार कहते हैं। परमाणु क्रमांक 80 होता है। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग भखरा सिंदूर को बनाने के लिए किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। अब देखिए पारा का प्रयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। और देखिए बात करें हम लोग जो है पारा का, तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा जो है अमलगम बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वे सभी आपके कंपाउंड्स होगी जिसमें एक धातु आपका पारा होता है, इसे अमलगम कहा जाता है। जितने मैं आपको फैक्ट कवर करा रहा हूँ ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। तो Hg आपका यहाँ पर हो गया। और देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मरकरी। जबकि अधातु की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से नोट करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो आपका सिनेबार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि इसमें आपका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जब तक बल कार्य करेगा तो इसमें आपका मुख्य रूप से आपका भार होगा। तो बी करेक्ट है। उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका सिल्वर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है, ये सभी एक प्रकार का जो है मेटल है, जबकि हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है? अभी देखिए रिसेंटली आपका क्वेश्चन पूछा गया है टेक्नीशियन में हाइड्रोजन के समस्थानिक को लेकर के। हाइड्रोजन के पास टोटल आपका 3 समस्थानिक। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होता है आपका किलोवाट घंटा। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के दोस्तों बराबर होता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए मात्रक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए विद्युत धारा जो कि आपके फंडामेंटल हमारा जो है क्वांटिटी होते हैं, जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक केजी पर आपका वर्ग मीटर होता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है बीज पत्र। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश के कारण आस्कोलन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है।
ऑप्शन नंबर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन के कारण स्क्वेलन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकलेगा परमाणु द्रव्यमान 16, लेकिन संयोजकता यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, तो 16 दूना आपका 32, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। बताइए आप सभी लोग सही आंसर क्या है। सहसंयोजक अणु नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके सहसंयोजक की अणु नहीं है, बाकी सभी आपके सहसंयोजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका ब्यूट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध को ताज़ा रखने के लिए बेकिंग सोडा मिलाता है। ये देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था प्रीवियस बार भी आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दूध की अम्लता को रोकने के लिए बेकिंग इसमें जो है सोडा को मिलाया जाता है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तब इसमें होगी। तो इसमें दोस्तों आपका होगा केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। पीवीसी का मतलब तो कई बार पूछा गया है, जो आपका पीवीसी होता है इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, और तार पर जो आप बाह्य आवरण को देखते हैं वायर पे, ये आपका पीवीसी होता है जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए ऊपर से इस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि बादल का रंग डैश के कारण दिखता है। बादल का रंग दिखता है प्रकाश के परिकिरण के कारण से, डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, निर्भय है। अगला प्रश्न है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 240 वोल्ट और दिया गया है 0.4 एम्पियर वाले विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। तो हमारा देखिए फॉर्मूला होता है वी आई, पी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है वी आई। सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, आंसर इसका आ जाएगा निकल के। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं, तो आपका देखिए 240 गुना आपका 0.6 हो जाएगा, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10 होगा, 0 से 0 जाएगा। अब देखिए कर लीजिए 6 चौके 24 2, और देखिए 6 दूना 12 2 14 यानी 1 0। देखिए 14 40 कहीं दिया है क्या, 144 होगा, यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा 0 लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी दोस्तों करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका सेट कंटिन्यू होता है। तो चलिए अगला हम लोग जो है जो आपका इवनिंग में आपका शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ है, इसको अब हम लोग यहाँ से जो है कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा है, कहा जा रहा है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह कहलाता है। तो देखिए ये आपका दोस्तों कहलाता है क्यूटीन कहलाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है ये आपके 18/9/2000 आपके 18 को कंडक्ट हुआ है, और ये शिफ्ट आपका है 3rd शिफ्ट, ठीक है। तो डेट आप लोग यहाँ पर देख लेना, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ऊपर वाला आपका परमाणु आपका भार होगा, और नीचे वाला आपका जो है ये आपका कहलाएगा परमाणु क्रमांक। तो आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 6 न्यूट्रॉन और आपका 6 आपका प्रोटॉन होगा। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि आपका Z और E और P आपस में बराबर होता है। तो Z हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो नीचे दिया गया है। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 न्यूट्रॉन होगा और 6 आपका प्रोटॉन होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगा। देखिए शक्ति पूछा जा रहा है, यानी कि P इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए ऊपर उठाया गया है और 40 सेकंड तक उठाया गया है, आपको बताना है इसका शक्ति क्या होगा। तो P इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका mgh, ध्यान रखना mgh इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, नीचे आपका समय आ जाएगा T आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखना है, नए फॉर्मूला आपके लिए हो सकता है ये। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 80 दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 80 आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 40 मीटर दिया गया ऊंचाई, तो यहाँ पर सिंपली आप 40 को पुट कर लो। अब देखिए आपको कहा जा रहा है कि 50 सेकंड तक, तो 50 हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसके अलावे भी आपको दिया गया है जी,
जी को हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 10 के करीब ले सकते हो। 10 चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 पचे आपका यहाँ पर 50 5 बार में, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 8 बार में, 8 गुना 8 करेंगे 64 पर 1 0 यानी कि 640 आपका करेक्ट आंसर आने चाहिए। ऑप्शन में चलिए दिया गया है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में नाम दिया गया था, इसे दोस्तों आपका दिया गया था गैलियम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 60 न्यूटन बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? लगाइए आंसर। W इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। अब देखिए ऑलरेडी आपको दिया गया है, आपको पूछा है किया गया कार्य क्या होगा, एफ दिया गया, साथ डिस्प्लेसमेंट आपका 4 दिया गया है, 6 चौके 24 240, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला बढ़िए कहा जा रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। देखिए न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में 2 से 3 कई बार आपके न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, हालांकि 2-3 तो आपके आ ही जाते हैं और नॉर्मल आता है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा है, कहा जा रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों कहा जाता है जीन, जो कि केंद्रक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अस्थितिज ऊर्जा यानी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अधोमुखी युग्मक विखंडन, बी सही है, रिपीट कर लेना, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 10 न्यूटन 5 न्यूटन के 2 बल एक दूसरे पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो देखिए एक ही दिशा में लगाया जा रहा है तो दोनों निश्चित रूप से आपका प्लस हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। दंत चिकित्सक जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं देखने के लिए, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण एक जगह पर अभिसरित हो जाता है और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है और ये आपका बड़ा होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या होगा? सोडियम से कहाँ जा रहे हैं? क्लोरीन की ओर जा रहे हैं, तो ये कोई भी बता सकता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जा रहे हैं तो आपको लगेगा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों आपके उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद, ये आपका सही है। त्वरण की बीमा क्या होगी? त्वरण की बीमा पूछा है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को हम लोग लंबाई एल के रूप में लेंगे, समय को टी लिखते हैं और ये ऊपर जाएगा तो t-2 होगा, तो LT-2 आपका होना चाहिए। ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ चला जाएगा, LT-2। अब आपको लग रहा होगा m है, तो m आपका 0 है, इसका कोई मान नहीं होता है 0 वाला का, ये तो चूंकि MLT के रूप में ही निकलता है हमेशा, इस कारण से हिसाब का लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिमाण स्वरूप डैश होती है। सतहों के अनियमितताओं के कारण से घर्षण होता है, एक करेक्ट। डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत हमारा जाइलम आएगा। पेड़ पौधों में जल का चढ़ाव जाइलम के द्वारा होता है और ये एक प्रकार का जटिल उत्तक के अंतर्गत आता है। जाइलम में जल का जो चढ़ाव होता है एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम द्विदिशीय होता है। फ्लोएम में दोस्तों चालनी नलिकाएं भी आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण होता है CH4। अब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये आपका C2H6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा? ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन आपका अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। अगला प्रश्न है, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया गया है
जूल में इस ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁶ से आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसका सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी इजी है। मैं न्यूमेरिकल आपको अलग से भी करा दूंगा, इसमें न्यूमेरिकल में कोई जान नहीं है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा, चूंकि हम लोग जो घरों में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ये किलोवाट घंटा में करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब तो ये आपका 1 किलोवाट घंटा का होता है, आपने यूज़ किया है 150 का, तो 150 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आपके निकल के आएंगे। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 5.4 इंटू 10⁸ आपका आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम में आयनीकरण ऊर्जा अधिकतम होता है। और देखिए आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी ऑकिरी गैस है जिसे आवर्त सारणी के 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जीरो समूह के रूप में जो है ये आवर्त सारणी 18 को ही जाना जाता है। जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है इसकी संयोजकता डैश होती है। संयोजकता कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये अपने कक्षा को ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और यही कारण है कि जो आपके ऑकिरी गैस होते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम को छोड़ करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी को 18वें समूह में रखा गया है। और यही कारण है कि इसे जीरो समूह के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्लास को हम लोग करते हैं एंड, क्योंकि जो भी आपका प्रीवियस पेपर में आपका 3 शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ था, और इसका मैंने आपको डेट भी बता दिया है, 18/9/2018 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो कंप्लीटली आपका रिवील हो चुका है। नेक्स्ट क्लास इसका आ जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और जाते जाते इस सेशन को लाइक करके आप लोग अवश्य जाएं। रेलवे का पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। मिनिमम फी में सारे कोर्सेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो ओवरऑल आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।